स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी। वी आर नवोदयन कलम से क्रांति। जैसा कि थंबनेल देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में हम 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड क्या है BN1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए MCQ टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखते हैं तभी उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी केस में यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो हर एक केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। इस बात को भी आप नोट करेंगे, यदि कोई प्रतिबिंब सीधा है तो वो आभासी होगा और उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। सीधा प्रतिबिंब होने का मतलब क्या हुआ, उसका सिर ऊपर बनेगा, पैर नीचे बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब होने का मतलब क्या हुआ, पैर ऊपर बनेगा और सिर नीचे बनेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी F के बीच में। NCERT के इन डायग्राम के माध्यम से इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है, किसी दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो वह दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो हमारा समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर और जो होता है हमारा उत्तल दर्पण, इन दोनों ही केस में जो मेरा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वस्तु से छोटा होना चाहिए, तो समतल दर्पण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि समतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब की साइज़ होती है वह बिंब के साइज़ के बराबर होती है। जो हम दर्पण नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो वहाँ जो हमारी इमेज की साइज़ होती है वे वस्तु के साइज़ के बराबर ही होती है, उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होगा उसकी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, वह सीधा होता है। अभी आपको बताया है कि प्रतिबिंब सीधा होगा तो क्या होता है, आभासी होता है, अर्थात ये आभासिक होगा। आभासी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसका जो साइज़ होगा वो बिंब के साइज़ से क्या होगा, छोटा होगा। बिंब का मतलब क्या होता है आपका, वस्तु। और कोई वस्तु जब है हमारा, यदि उसमें प्रतिबिंब की साइज़ बिंब के साइज़ से छोटी है तो जो उसका आवर्धन होगा, मैग्नीफिकेशन होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, यहाँ पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, वे पूछता है कि वाहनों के पश्च दर्पण, जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर के रूप में, हम उत्तल दर्पण को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो मैं आपको रीज़न बताया हूँ, यदि उस रीज़न को आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम समझते हैं, जो मेरा अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, C/V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V क्या होता है, जो हमारा माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ पे कांच ले रहा है तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगा, V होगा। और क्लास 9th में हमने ध्वनि चैप्टर में पढ़ा है कि जो V होता है वह लैम्डा न्यू के बराबर होता है। V मतलब क्या है, वेग। लैम्डा का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य। और यहाँ पे न्यू का मतलब क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। अगर आवृत्ति हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो मेरा V होता है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारी V की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, उसी के प्रोपोर्शनल। अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, इनको हम विबग्वायर द्वारा याद करते हैं। ठीक है, जिसमें वायलेट लाइट जो होता है उसकी हम यदि तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 380 नैनोमीटर के आसपास होता है। और रेड लाइट का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 780 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जो मेरा n है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वेलोसिटी। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश के चाल से। C यहाँ कांस्टेंट था इसलिए हमने उसको हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर V की वैल्यू ज़्यादा होगी तो N की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये किस पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे हम समझे हैं, वो हमारे वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा था। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो V ज़्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे,
हम चाहते हैं कि जो हमारी अपवर्तनांक की वैल्यू अधिक हो। अपवर्तनांक की वैल्यू कब अधिक होगी? जब हमारी जो वेग है उसकी वैल्यू क्या हो? कम हो। मतलब वेग कम। तो देखिए अगर वेग कम होगा तो क्या होगा? हमारा लेमडा का मान कम होगा, क्योंकि हमने पढ़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। अगर लेमडा का मान कम होगा तो वेग कम होगा, वेग कम होगा तो क्या होगा? अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा। तो लेमडा किस लाइट के लिए कम है? हमारा वायलेट के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बैगनी रंग। ठीक है। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनता है, और रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? दृष्टिपटल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो की इस चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।